हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका पहला अंश है नखदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से ली गई है। इसमें मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों को, बर्बरता एवं पशुता को उद्घाटित करके उसे मानवता का संदेश दिया गया है। नाखून मानव की आदिम पशुता के चिन्ह है तथा उनको काटना मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। एटम बम आदि भयंकर हथियारों का निर्माण उसके नाखूनों का या बर्बरता का ही विस्तार है। लेखक ने इसे समाप्त करके मनुष्यता का संकेत दिया है। यदि बात की जाए इसकी व्याख्या की, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मनुष्य की आदिम वृत्तियों का उद्घाटन करते हैं और वह कहते हैं कि प्राचीन समय में मनुष्य अपने नाखूनों से अपनी रक्षा करता था। यह उसकी रक्षा के लिए थे, लेकिन ये उसकी पाशविक वृत्ति की भी याद दिलाते हैं। वर्तमान समाज में मनुष्य की समस्याएं बढ़ गई है। अब उसने अपने नाखूनों का विकल्प एटम बम जैसे भयानक हथियारों में ढूंढ लिया है। वह ऐसे भयंकर अस्त्रों पर अपने विकास का विश्वास रखता है, लेकिन उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। इतनी सभ्यता और विकास के बाद भी उसकी बर्बरता, उसका पशुत्व उसके नाखून के रूप में मौजूद है। ये नाखून उसको याद दिलाते हैं कि कभी मानव भी दांत और नाखूनों के सहारे जीने वाला जीव था। पशुओं की तरह ही वह व्यवहार करता था। मानव के सौंदर्य के नहीं, बल्कि खाने पीने एवं सोने वाले जानवर की तरह नाखून मनुष्य की इसी आदिम रूप के अवशेष हैं, जो अब भी मनुष्य में मौजूद है। एटम बम नाखूनों का ही विस्तार है। हथियारों का संग्रह इसी पशुवृत्ति को याद कराता है। लेखक व्याप्त अमानवीयता या पशुता को स्पष्ट करता है। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो पहला, मनुष्य में पल रही आदिम वृत्तियों को रेखांकित किया गया है। दूसरा, मानव इतिहास की आदि व्यवस्था को कथ्य संप्रेषण का आधार बताया गया है। तीसरा, भाषा की संप्रेषण शक्ति अनुपम है, वर्ण्य विषय को अभिव्यक्ति देने में पूर्णतः सक्षम है। चौथा,
शब्द शक्ति अभिधा है। इसका दूसरा अंश है मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वह वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उगना तीसरा और पलकों का गिरना चौथा। और असल में सहजात वृत्तियां अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से ली गई है। इसमें मनुष्य की आदिम वृत्तियों को, बर्बरता एवं पशुता को उद्घाटित करके उसे मानवता का संदेश दिया गया है। यदि बात की जाए इसकी व्याख्या की, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का मत है कि मनुष्य में ऐसी वृत्तियां बची है जो वह करता है। ऐसी वृत्तियां उसके अंदर मौजूद है जिसकी अब उसे आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहले के समय में उसके बिना मनुष्य का काम नहीं चलता था। बार बार वह इनको प्रयोग करता था। ये वृत्तियां उसके अंदर रह गई हैं। इन कार्यों को बार बार करने से शरीर इनका अभ्यस्त हो गया है, शरीर इनका आदी हो गया है। ये वृत्तियां अनायास ही अपना काम करती हैं, जैसे नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना, दांतों का दोबारा उठना आदि। पहले व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए, जंगली जीवन के खतरों से मुकाबला करने के लिए दांतों की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब उसे इनकी आवश्यकता नहीं है। उसे नाखूनों की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यह बढ़ते रहते हैं। पहले बाल मनुष्य की चमड़ी भी सुरक्षा के लिए ज़रूरी थी, वह बढ़ते रहते हैं, लेकिन अब शरीर की रक्षा में इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। इनके लिए मनुष्य ने वस्त्र आदि का निर्माण कर लिया है। मनुष्य को कच्चा मांस, कठोर भोजन, छीलने काटने के लिए दांत की भी आवश्यकता नहीं होती। इस कार्य में दांत टूट भी जाते थे, लेकिन वह फिर उग जाते थे। अब उसे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी दांत उग आते हैं। पलकें मनुष्य की आंखों की रक्षा और उसके अंधेरे भरे संपूर्ण जीवन में आवश्यक थी, लेकिन अब ऐसा वातावरण नहीं है, फिर उनकी पलकें गिरती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि असल में मानव की जो अनजान स्मृतियां हैं वही सहजात वृत्तियां हैं। ये स्मृतियां उसके मस्तिष्क में बैठ गई हैं। यद्यपि भौतिक रूप से मनुष्य को इनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये उसके जीवन का अनिवार्य हिस्सा रही है। अवसर मिलते ही यह संवेद हो जाती है। व्यक्ति को इसके लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो पहला, मनुष्य की आदिम वृत्ति नाखूनों के बढ़ने के माध्यम से उसकी पशुता को उद्घाटित करती है। दूसरा, प्राणी पशुता के निष्कर्षों को संजोकर गवेषणात्मकता का परिचय दिया गया है तथा अपनी बात को वैज्ञानिक आधार दिया है। तीसरा, इतिहास के माध्यम से
वर्तमान में बढ़ती पशुता, बर्बरता की ओर संकेत किया गया है। इसका तीसरा अंश है, हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचार गया है। हम कोई नौ सिखाए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर आरक्षित छोड़ दिए गए हैं। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विलुप्त और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से ली गई है, जिसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नाखून मानव की आदिम पशुता के चिन्ह है तथा उनको काटना मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। एटम बम आदि भयंकर हथियारों का निर्माण उसके नाखूनों का या बर्बरता का ही विस्तार है। लेखक ने इसे समाप्त करके मनुष्यता का संकेत दिया है। भारतीय इतिहास में इस प्रश्न पर विभिन्न दृष्टियों एवं कोणों से विचार किया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हमारा इतिहास बहुत पुराना है। मनुष्य की मनुष्यता और पशुता के बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में उनके भावों और उनके कोणों से विचार किया गया है। हमारी सभ्यता और संस्कृति बहुत पुरानी है। हमारा दर्शन बहुत परिपक्व है, जिसमें हम इन सभी समस्याओं पर तरह तरह से विचार करते हैं। हम विचार करने में कोई नौसिखिए नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम रातों रात सवालों को अनजान जंगल में छोड़ दिए गए हों। प्रश्नों को समझने की, विचारने की हमारी समृद्ध परंपरा है। हमें उत्तराधिकार काफी मात्रा में मिला है। हमारे संस्कार उज्जवल हैं। हमारी परंपरा हमें एक विशेष दिशा में सोचने को मजबूर करती है। यद्यपि परिस्थितियां बदल गई हैं, नए विकास से नई नई चीजें आ रही हैं, जिससे समाज की उलझनें भी बढ़ रही हैं, लेकिन हमारी मूल समस्या नहीं बदली। हमारा जो मानवता के प्रति तकाजा है वह नहीं बदला। मानव के प्रति प्रतिबद्धता एवं पशुता का त्याग करने की हमारी ललक नहीं बदली। इसी संदर्भ में हम सोचते हैं कि हमारी दिशा वही है। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो पहला, भारतीय परंपरा, चिंतन एवं दर्शन के मानवतावादी मूल्यों को उद्घाटित किया गया है। दूसरा, मनुष्यता के प्रश्न पर भारतीय दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। तीसरा, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है। और चौथा, प्रसाद गुण देखने को मिलता है। इसका चौथा अंश है, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं। जो हितकारी होता है उसे ग्रहण करते हैं, और जो मूढ़ लोग दूसरों के इशारों पर भटकते रहते हैं, सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी। और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। यदि बात करें इसके प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां
हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं से ली गई है। इसमें मनुष्य की आदिम वृत्तियों को, बर्बरता एवं पशुता को उद्घाटित करके उसे मानवता का संदेश दिया गया है। नाखून मानव की आदिम पशुता के चिन्ह है तथा उनको काटना मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। एटम बम आदि भयंकर हथियारों का निर्माण उसके नाखूनों का या बर्बरता का ही विस्तार है। लेखक ने इसे समाप्त करके मनुष्यता का संदेश दिया है। इसी संदर्भ में परंपरा के तर्क आधारित मूल्यांकन पर जोर देते हैं। इसकी व्याख्या देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नए अनुसंधान के नशे में चूर होकर हम अपनी परंपरा को, अपने ऐतिहासिक संस्कारों को खो दे, यह भी उपयुक्त नहीं। नई खोजें अपनी जगह है, लेकिन अपनी विरासत का, अपनी परंपरा का भी हमें सम्मान करना चाहिए। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, लेकिन सब नए खराब भी नहीं होते। परंपरा में अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी। परंपरा का ना तो अंधानुकरण करना उचित है और ना ही उन्हें पूरी तरह छोड़ देना। अच्छे लोग पुराने और नए की प्रासंगिकता को उनकी सार्थकता के तर्क के आधार पर जांच परख लेते हैं। जो पुरानी परंपरा में और नए अनुसंधान में जो भी मनुष्य की भलाई के काम का होता है, उसके विकास में सहायक होता है, उसे ग्रहण कर लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। उनकी यह चयन दृष्टि तर्क के आधार पर निर्मित होती है, जबकि मूर्ख व्यक्ति दूसरों के इशारों पर नाचते हैं। वे तर्क का सहारा नहीं लेते, बल्कि जैसा दूसरे कहते हैं वह वैसा ही करते हैं। लेखक कहता है कि हमें परीक्षण करके तर्क के आधार पर मनुष्य के हित की बात सोचनी चाहिए। यदि वह बात हमारी परंपरा में है तो हमारे लिए यह सुखद है। परंपरा का मूल्यांकन करके उनमें व्याप्त मानव हित के तत्वों को अपनाना चाहिए। परंपरा के प्रति हमारी आलोचनात्मक दृष्टि होनी चाहिए। यदि बात की जाए इनकी विशेषताओं की, तो पहला, परंपरा के प्रति विवेकपूर्ण तार्किक रुख अपनाने पर जोर दिया गया है। दूसरा, भारतीय परंपरा एवं दर्शन में मानवतावादी स्तर एवं विवेकपरक चिंतन का अनुमान कालिदास के उदाहरण में निहित किया गया है। तीसरा, भाषा कथ्य को संप्रेषित करने में पूर्णतः सक्षम है। चौथा, वर्तमान की समस्या को समझने के लिए इतिहास का प्रयोग उचित ठहराया गया है। इसका 5वां अंश है, भारत के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार, निद्रा आदि। पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की, तो यह नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से लिया गया है। इसमें मनुष्य की आदिम वृत्तियों को, बर्बरता एवं पशुता को उद्घाटित करके
उसे मानवता का संदेश दिया गया है। नाखून मानव की आदिम पशुता के चिन्ह हैं तथा उनको काटना मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। एटम बम आदि भयंकर हथियारों का निर्माण उसके नाखूनों का या बर्बरता का ही विस्तार है। लेखक ने इसे समाप्त करके मनुष्यता का संकेत किया है। इसकी व्याख्या देखें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारत के ऋषियों ने मानव धर्म पर, मनुष्यता में छिपी पशुता के विषय पर अनेक प्रकार से अनेकों कोणों से विचार किया है। इस समस्या को विभिन्न तरीकों से सुलझाने की कोशिश की है। इस देश में समस्त वर्णों और जातियों का एक सामान्य आदर्श है। मनुष्य स्वयं द्वारा अनुशासित रहे। मनुष्य अपने बंधनों में बंधता है। वह स्वयं के ऊपर अनुशासन रखता है। मानव और पशु में यह मूलभूत अंतर है। मनुष्य स्वशासी होता है लेकिन पशु नहीं है। मनुष्य में भी आहार, निद्रा आदि गुण पशुओं की तरह है। मनुष्य पशुओं से भिन्न है। मनुष्य अपने ऊपर संयम रखता है, एक दूसरे के प्रति संवेदना और सहानुभूति रखता है। उसमें श्रद्धा, तप और त्याग की भावना होती है जो पशुओं में नहीं होती। इसी से मनुष्य और पशु में भिन्नता है। और ये जो संयम के, श्रद्धा के, तप के, त्याग के, सहानुभूति और संवेदना के गुण या बंधन है, वह मनुष्य ने स्वयं अपने ऊपर लगाए हैं। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो पहला, मनुष्यता के भारतीय आदर्श की व्याख्या की गई है। दूसरा, भारतीय परंपरा, चिंतन एवं दर्शन में व्याप्त मानवता को रेखांकित किया गया है। तीसरा, मानव और पशु के अंतर को स्पष्ट करने की कोशिश की है। और चौथा, भाषा कथ्य को संप्रेषित करने में सक्षम है। इसका छठा अंश है। उसने कहा था, बाहर नहीं, भीतर की ओर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मपोषण की तरह बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा, प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उष्णता पशु की प्रवृत्ति है। स्वयं का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई, आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की, तो इसमें मनुष्य की आदिम वृत्तियों को, बर्बरता एवं पशुता को उद्घाटित करके उसे मानवता का संदेश दिया गया है। लेखक ने गांधी जी की विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए कहा है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने कहा था कि व्यक्ति बाह्य उच्च श्रृंखला की तरफ ध्यान न देकर अपने मन में व्याप्त क्रोध, विनाश, हिंसा, द्वेष आदि की ओर ध्यान देकर इनका समूल विनाश कर देना चाहिए। हमें अपने मन में छिपी हुई हिंसक प्रवृत्तियों को निकालकर फेंक देना चाहिए। भ्रमपूर्ण बातों से दूर रहना चाहिए। अपने मन से क्रोध और द्वेष को दूर रखो तथा दूसरों के लिए जीवन जीते हुए कष्ट सहो। कभी भी आराम की बात ना सोचकर प्रेम प्रचार की बात सोचनी चाहिए, क्योंकि विश्राम से मन में अकर्मण्यता की भावना उत्पन्न होती है और प्रेम से साचार्य बढ़ता है।
हमें अपने हृदय की कुवृत्तियों को निकालकर मन को शुद्ध करना चाहिए और जीवन में सदैव कर्म करते रहना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि संसार की सबसे सर्वोत्तम वस्तु प्रेम है, क्योंकि वह हमारे अंतःकरण में व्याप्त है। आदमी का आदमी के प्रति स्नेह, वह परस्पर आत्मीय बंधन मानव का स्वभाव है, जबकि उदंडता पशु का स्वभाव। महात्मा गांधी की यह बात किसी को अच्छी लगी या नहीं, इस विषय में कुछ नहीं कह सकते, किंतु उन्हें गोली मार दी गई। इससे स्पष्ट है कि आदमी की उद्दंडता की प्रवृत्ति ही हावी रही, यानी मनुष्य अब भी पशु प्रवृत्ति से मुक्त नहीं हुआ है, उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो पहला, लेखक ने शांति और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की विचारधारा को प्रस्तुत किया है। दूसरा, वर्तमान में भी मानव के पार्श्विक प्रवृत्ति व्याप्त है, इस बात की ओर संकेत किया गया है। तीसरा, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। चौथा, मानव ने लेखक को परिश्रम करने की प्रेरणा दी है। इसका 7वां अंश है, सफलता और चरितार्था में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्था प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबसे मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्था की ओर ले जाती है। यदि बात करें इसके प्रसंग की, तो यह पंक्तियां नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से ली गई है। इसमें मनुष्य की आदिम वृत्तियों को, बर्बरता एवं पशुता को उद्घाटित करके उसे मानवता का संदेश दिया गया है। इसी संदर्भ में कथा कथित सफलता एवं मानव की चरितार्था का विचार करते हुए लेखक कहता है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। सफलता प्राप्त करने और मानव चरित्र को प्रभावित करने में बहुत अंतर है। मानव ने जो अपने मृत्यु के औजार इकट्ठे किए हैं, बाह्य उपकरणों की खोज की है, भौतिक और वैज्ञानिक प्रगति से सुख सुविधा के सामान बनाए हैं, उनसे वह तथाकथित सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन अपने मानव चरित्र को सिद्ध करने में प्रेम है, मित्रता है और त्याग है। समाज कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने में ही मानव चरित्र की सार्थकता है। बाह्य साधनों को इकट्ठा करना, अधिक से अधिक संपत्ति हासिल करने को मनुष्य ने अपनी सफलता माना है। उसके लिए जो वह आडंबर करता है, इसमें उसका मूल चरित्र पुष्ट नहीं होता, बल्कि मैत्री, प्रेम, त्याग, सहानुभूति एवं लोक मंगल की भावना से ही उसके व्यक्तित्व की सफलता है। नाखूनों का बढ़ना उसकी सफलता की ओर संकेत करता है, तो मनुष्य का नाखूनों को काटना उसके मानवीय चरित्र को उद्घाटित करता है। नाखूनों का कटना या अपने चरित्र को सार्थक करना, उसने स्वयं अपने ऊपर बंधन लगाए हैं। यही मनुष्य का आदर्श है। मानवता की कसौटी पर खरा उतरना ही मानव जीवन का लक्षण है। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो पहला, पशुता और
मानवता के संघर्ष को रेखांकित किया गया है। दूसरा, मनुष्यता को बढ़ावा देना ही मनुष्य का लक्ष्य है। तीसरा, सफलता और मानवता में अंतर करने की कोशिश की गई है। चौथा, त्याग, मैत्री, प्रेम और लोक मंगल को मानवता के आधार मूल्य माना गया है। पांचवा, भाषा कथ्य को संप्रेषित करने में सक्षम है। सूत्र रूप में प्रयुक्त भाषा स्थायी प्रभाव छोड़ती है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।